नमस्कार। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ कोर्स ऑफ डिस्कोर्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि वर्ष 2024 दूरगामी परिणामों और प्रभावों को स्थापित कर देने वाले वर्ष के रूप में दर्ज हो सकता है। हम महान घटनाओं और बदलावों के वर्ष में हैं। दुनिया के ताकतवर लोकतांत्रिक देशों ही नहीं बल्कि गैर लोकतांत्रिक देशों की नज़र भारत में इस वर्ष होने वाले आम चुनाव पर है। वे जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के 10 सालों में भारत में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज, इस सरकार की नीतियों में बन रही भविष्य की संभावनाओं के साथ भारत की गति, प्रगति और उपलब्धियां सदियों बाद एक बार फिर से वैश्विक महत्व की होंगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारी गति और दिशा को लेकर कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन अंतर यह है कि संदेहों की तुलना में आज के भारत में संकल्प, साहस और उसकी सिद्धि का भाव कहीं बेहतर और आनुपातिक रूप से आकर्षक है। आज हम अस्पष्टता, अनिर्णय और अस्थिरता को लेकर सचेत हैं और विकल्प को लेकर कहीं अधिक सतर्क। अब जब लगभग 100 दिनों के बाद आम चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी और राष्ट्रीय राजनीति की मूल चर्चा में मोदी हैं या विपक्ष का विकल्प, यह आप तय करें। लेकिन बीते साल के जाते जाते सुप्रीम कोर्ट द्वारा धारा 370 की समाप्ति को सही ठहराए जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने द इंडियन एक्सप्रेस में एक आलेख लिखा, जिसके अंतिम पैराग्राफ में वो लिखते हैं, आई कोट, इन इट्स वर्डिक्ट ऑन December 11, द सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रेंथन्ड द स्पिरिट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। Today, the dreams of the people are no longer prisoners of the past, but about possibilities of the future. After all, development, democracy, and dignity have replaced disillusionment, disappointment, and despondency. 2024 आम चुनाव में भारतीय मतदाता इसी विकास, लोकतंत्र और सांस्कृतिक पहचान के सम्मान का एक बार फिर परीक्षण करेगा। लेकिन यदि आप आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आमंत्रण पत्र को लेकर सत्ता पक्ष के उत्साह और विपक्षी दलों के सियासी उलझन भरी घबराहट को समझें, आगामी बजट और आर्थिक जगत की उपलब्धियों पर सामने आ रही उम्मीद भरी खबरों की पड़ताल करें और एक थी कांग्रेस बनाम एक था जोकर की शब्दावलियों में विपक्षी एकजुटता के सूत्रों को मिलाकर ओपिनियन मेकर्स के विचारों को पढ़ें, तो यह स्पष्ट है कि मोदी सरकार की वापसी को लेकर मोदी आलोचकों में भी शायद ही किसी को संदेह है। वीर सांघवी ने द प्रिंट में लिखा, आई कोट, कि जो लोग मानते हैं कि अपने तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी अपनी शैली बदल देंगे और भारत के लोक सत्ता और विमर्श पर मजबूत पकड़ बनाए रखने के बजाय इतिहास में अपनी जगह को लेकर अधिक चिंतित होंगे, तो वे गलत हो सकते हैं। जिस तरह संसद के शीतकालीन सत्र में दूरगामी परिणाम वाले विधेयकों को विपक्ष विहीन संसद में बिना कोई गंभीर बहस पारित करा लिया गया, उससे पता चलता है कि मोदी इतिहास में अपनी जगह को लेकर आश्वस्त हैं और अपने आलोचकों के प्रति धैर्य खो रहे हैं। इसलिए अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी से किसी नरम या सज्जन व्यक्तित्व की उम्मीद ना करें। अनकोट। तो क्या विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के कथित तानाशाही रवैये को मुद्दा बना सकता है? अधिक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या विपक्ष आगामी चुनाव के मुद्दे तय कर सकता है? कांग्रेस के थिंक टैंक माने जाने वाले सैम पित्रोदा ने अयोध्या मुद्दे पर चल रही बहस को लेकर जो कहा, उससे साफ दिखता है कि कांग्रेस ना तो नैरेटिव बनाने में सक्षम है, साथ ही साथ वह डरी हुई भी है। सच यह है कि कथित सेकुलरिज्म की झंडा बरदार कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों ने भाजपा की कथित सांप्रदायिकता का विरोध करने के लिए जिन शब्दों, नारों और प्रतीकों को चुना, आज वे उसी में फंसे गए हैं। बीते 3 दशकों में रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे जैसे तंज भरे नारे और 2014 के बाद से भाजपा समर्थकों के लिए भक्त, अंधभक्त जैसे शब्दों के प्रयोग में आप भारत का सांस्कृतिक अपमान
और आध्यात्मिक अवमानना के सूत्र आसानी से ढूंढ सकते हैं। सियासी विरोध की नीति और भारतीय नैतिकता के बीच अंतर और अंतर विरोध को समझने में कांग्रेस और विपक्ष नाकाम रहा है। जहां तक चुनावों में नैरेटिव बनाने, मुद्दे तय करने की क्षमता का सवाल है, वीर सांघवी ने अपने इसी आलेख में लिखा है कि एक समय भाजपा और उसके समर्थक बात बात में अपने आलोचकों को पाकिस्तान चले जाने का तंज कसती थी, लेकिन अब वह ऐसा नहीं करती है। उसने अपनी रणनीति बदल दी है। सवाल है कि भाजपा ऐसा क्यों कर रही है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि विपक्ष रणनीति के स्तर पर इस प्रकार के बदलाव व संशोधन क्यों नहीं कर पाता, या वह कर तो पाता है लेकिन जनता के नजरिए से वे विफल प्रयोग हैं। लोक नीति के नजरिए से देखें तो किसी काल्पनिक या वास्तविक भय को लंबे समय तक दोहराते रहने और उसकी दुहाई देने की एक समय सीमा होती है, और उस सीमा के बाद भी यदि उनका दोहराव किया जाए तो वह दोहराव अपने अर्थों को खोने लगता है, वह अर्थ प्रभावहीन होने लगते हैं। कांग्रेस हिंदू आतंकवाद, फासिस्ट भाजपा और दंगाई आरएसएस जैसे कथित डर और सेकुलर खतरे का दशकों से दोहराव करती चली आ रही है। जबकि 2009 आम चुनाव को छोड़ दें तो कांग्रेस क्रमशः कमजोर हो रही है। दूसरी ओर भाजपा और आरएसएस की ताकत बढ़ रही है। तुर्रा यह है कि तमाम विपक्षी दल और कांग्रेस आज अधिक हिंदूवादी दिखने की होड़ में है। लेकिन रोचक यह है कि भाजपा ने पाकिस्तान चले जाने वाला राग क्यों बदल दिया है। पाकिस्तान पोषित आतंकवाद दशकों से हमारी आंतरिक और सीमाई सुरक्षा से लेकर कश्मीर मामले के अंतर्राष्ट्रीयकरण को लेकर भी हमारी चिंता के केंद्र में रहा है। इस मसले का दबाव कच्चे तेल के निर्यातक मुस्लिम देशों के साथ हमारे आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों पर भी पड़ता रहा है। लेकिन बीते 10 सालों में मोदी सरकार ने यह साबित किया है कि वे पाकिस्तान पोषित आतंकवाद से लेकर इस्लामिक देशों के साथ कूटनीति का पूरा परिदृश्य बदल सकते हैं। कतर में मौत की सजा पाए भारतीयों की सजा का ताउम्र कैद में बदलने वाली क्षणिक राहत की खबर, आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी का अबू धाबी में निर्मित भव्य और विशाल स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन करने जाने के समाचार, और इजराइल फिलिस्तीन मसले में भारत की कूटनीति की आधार भूमि का बदल जाना, यह कोई साधारण बदलाव नहीं है। उधर आर्थिक बदहाली और दिशाहीन लोकतंत्र में धंसते जा रहे पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आज आम भारतीय जनमानस न तो पाकिस्तान को भारत का प्रतिस्पर्धी मानता है, न ही पाकिस्तान हमारे लिए कोई चुनौती। पाकिस्तान केंद्रित हमारी चिंता में आया यह बदलाव और उपलब्धि का श्रेय यदि मोदी और भाजपा सरकार को ना दें तो क्या मनमोहन सिंह सरकार को दे सकते हैं। पाकिस्तान समेत किसी भी ऐसे राजनीतिक, सामरिक व आर्थिक मुद्दे पर ऐसी उपलब्धि का दावा और सोच में संरचनात्मक बदलाव का दावा कांग्रेस कर सकती है क्या? राहुल गांधी भले ही चीनी घुसपैठ को लेकर हमलावर हैं, लेकिन मोदी सरकार और भाजपा आज चीन के साथ सीमाओं पर खतरे को लेकर की जा रही सामरिक तैयारियों और अवसंरचनात्मक निवेश से लेकर चीनी घुसपैठ की कोशिशों पर हमारी बराबरी साबित करने वाली सैन्य जवाबों को लेकर मुखर है। आम जनता 1962 में चीन से मिले धोखे और युद्ध में अपमानजनक हार के बाद चीनियों के कब्जे में भारत भूमि होने को नेहरू सरकार और कांग्रेस शासन से जोड़ती है और जानती भी है। अभी जब कांग्रेस राहुल गांधी के मणिपुर से मुंबई के पदयात्रा की तैयारियां कर रही हैं, तब कांग्रेस नेता जयराम रमेश से सांसद महेश जेठमलानी ने उनके यूपीए सरकार में पर्यावरण मंत्री रहते हुए अरुणाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं को रोकने और उसमें चीनियों को शामिल करने को लेकर, साथ ही साथ चीनी माओवादियों के साथ कांग्रेस के हस्ताक्षरित MOU को लेकर जो 10 सवाल पूछे हैं, कांग्रेस उसका कोई जवाब नहीं दे सकती है। क्या MOU ही वह कारण है कि राहुल गांधी और कांग्रेस चीनियों के साथ अपने समन्वय और समझौते का अधिक आदर करती है, या अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों का नाम बदलने की छिछोरी हरकत करने वाले चीनियों को जवाब देने के लिए स्थानीय भारतीय लोगों के साथ एकजुटता दिखाने और राष्ट्रीय संप्रभुता के हित में अरुणाचल प्रदेश को प्रस्तावित पदयात्रा मार्ग में शामिल करना
क्या कांग्रेस और राहुल गांधी का दायित्व नहीं था? ऐसी स्थिति में कांग्रेस इस नैरेटिव का सामना कैसे करेगी यदि कल भाजपा कहने लगे कि राहुल गांधी को चीन चले जाना चाहिए, क्योंकि चीन के माओवादियों के साथ कांग्रेस के गोपनीय एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाले राहुल गांधी चीनियों के डर से अरुणाचल प्रदेश में पदयात्रा तक करने से डरते हैं। साफ है कि कांग्रेस की तुलना में भाजपा स्थायी मुद्दों की समय सीमा, उसमें सुधार और नए मुद्दों की संभावना पर बेहतर होमवर्क कर रही है। चौकीदार चोर है से लेकर सूट बूट की सरकार, फासिस्ट भाजपा से लेकर सांप्रदायिक आरएसएस, किसानों को सालाना 72,000 रुपये देने से लेकर जातीय जनगणना जैसे तमाम नई पुरानी योजनाओं की और घोषणाओं की चुनावी विफलता यह साबित करती है कि कांग्रेस यह नहीं जानती है कि जनता चाहती क्या है और मोदी का विरोध कैसे किया जाए। अधिकांश राजनीतिक पंडितों के समान आम जनता भी जानती है कि कांग्रेस और मौजूदा विपक्ष में समस्याएं हैं, लेकिन उनकी दुविधा और भटकाव का समाधान क्या है यह किसी को नहीं पता। जहां तक साझा विपक्षी एकजुटता का सवाल है, कांग्रेस के ही वोट बैंक पर तमाम राज्यों में ताकतवर हुए क्षेत्रीय दल कतई नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस उन राज्यों में दोबारा ताकतवर हो और वे राष्ट्रीय राजनीति में अपना महत्व खो दें। विपक्षी एकजुटता में प्रधानमंत्रित्व को लेकर अस्पष्टता लोकप्रिय विकल्प नहीं हो सकता। वहीं दूसरी ओर एनडीए गठबंधन में प्रधानमंत्रित्व को लेकर मोदी का कोई विकल्प नहीं है और भाजपा की ताकत और क्षमता को कोई भी दूसरी सहयोगी पार्टी चुनौती नहीं दे सकती है। एनडीए गठबंधन के दल राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा के सहयोगी हो सकते हैं, साझेदार नहीं। लेकिन इंडी गठबंधन में कांग्रेस की राष्ट्रीय हैसियत और क्षेत्रीय दलों की राज्यों में हैसियत लगभग एक समान है। मतलब कि चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा, गठबंधन वाले किसी भी राज्य में कांग्रेस को चुनाव में लड़ने के लिए मिलने वाली सीटें और जीती गई सीटें क्षेत्रीय दलों से अधिक नहीं हो सकती हैं। कांग्रेस और अन्य दलों का संबंध साझेदार का है, सहयोगी का नहीं। और फिर यदि सभी विपक्षी दल मिलकर भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए एकजुट होना चाहते हैं, तो यह स्वाभाविक तौर पर एक संदेश को जन्म देता है कि अकेली भाजपा सबसे बड़ी ताकत है, और यह संदेश मानवीय मनोविज्ञान और निर्णय पर खासा प्रभाव डालता है, विशेषकर उन फ्रिंज वोटर्स में। लेकिन यदि मोदी सरकार की 2024 आम चुनाव में वापसी तय है, तो मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं। हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म, इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री की प्रधानता वाले मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल के जिस नींव को गढ़ा, उसमें 3 लगातार आम चुनावों में जीत के कारण मिले अपेक्षित लंबे कार्यकाल का महत्वपूर्ण योगदान है। छोटे प्रधानमंत्रित्व के कारण ही चौधरी चरण सिंह या मोरारजी देसाई के कार्यकाल का उस विस्तार में मूल्यांकन नहीं हो सकता। यदि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनके अनंतिम 15 सालों का कार्यकाल नेहरू के समान भारत के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और संवैधानिक नवनिर्माण की नई आधारशिला रखने और मोदी के विजन को इतिहास में स्थापित कर देने वाला चुनाव साबित होगा। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार पाकिस्तान पोषित आतंकवाद, विशेषकर विपक्षी राजनेताओं और सरकारों के भ्रष्टाचार, समाज के गरीब तबकों का लाभार्थी वर्ग निर्मित करने वाली कल्याणकारी योजनाओं, वैश्विक कूटनीति में भारतीय हितों, चीन का सामना करने को लेकर कहीं अधिक जोखिम उठाने, वैज्ञानिक सोच, विशाल और भव्य इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक सुविधाओं का निर्माण करने और कानूनों व संविधान में जरूरी बदलाव करने के लिए जिस राजनीतिक साहस और संकल्प का परिचय देते हैं, वह विपक्ष के लिए एक कठिन चुनौती है। मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार की वापसी की संभावना हमारे लोकतंत्र के शुभ अशुभ की चिंता का विषय है, क्योंकि दुनिया के अनेक देशों में अनेक प्रकार के लोकतंत्र हैं और यहाँ तक कि अलोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों की उपलब्धियां भी सम्मानित होती हैं। जनता अपने अनुभव, आशाओं, अपेक्षाओं और संभावित खतरों के सापेक्ष अपना भविष्य चुनती है। यह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार भी है। हाँ, विपक्ष का ताकतवर होना जनता की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि विपक्ष का दायित्व है।
जिसके लिए उसे लापरवाह होने, अराजकता का समर्थक दिखने और राष्ट्र को अपमानित करने के सेकुलर हथकंडों की आड़ लेना सही विकल्प नहीं है। वैसे ताकतवर विपक्ष के लिए किसी गठबंधन या दल को कितनी सीटें मिल जाएं तो लोकतंत्र की गुणवत्ता बेहतर मानी जाएगी, यह संख्या और मत प्रतिशत निर्धारित करना न केवल लोकतांत्रिक मूर्खता है, बल्कि ऐसी अपेक्षा करना हास्यास्पद ही कही जा सकती है। आपने द कोर्स ऑफ डिस्कोर्स देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोर्स ऑफ डिस्कोर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।